नमस्कार दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि अपन पिछले वीडियो में उत्तर भारत के मैदानी प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे, उत्तर का मैदान। इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था कि भारत का सर्वाधिक बसा हुआ व सर्वाधिक विस्तृत भूभाग या सबसे बड़ा भौतिक विभाग अपन कह सके, क्योंकि भारत में लगभग 43% भाग पर क्या है, मैदानी भाग फैला हुआ है। अपन इसका वर्गीकरण भी किया था। उत्तर के मैदान को अपन ने 4 भागों में बांटा था। पहला था पंजाब का मैदान, दूसरा था अपना गंगा का मैदान, तीसरा था ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चौथा था राजस्थान का मैदान। ठीक है, इनके बारे में अपन ने ये भी पढ़ा था कि पंजाब का मैदान कहाँ पर है, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में। और सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, रावी, व्यास और सतलज, इनके द्वारा सिंचित होता है। इसमें 2 अपन ने शब्दावली पढ़ी थी, चो या चोस। चो या चोस किसे कहते हैं? नदियों के पुराने मार्ग जो इस मैदानी प्रदेश में पाए जाते हैं, जो पानी से भरे हुए रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चो या चोस कहते हैं। इसके अलावा अपन ने यह भी पढ़ा था कि इसमें 2 दोआब हैं, बारी और बिस्त दोआब। बारी दोआब और दूसरा अपन ने देखा था बिस्त दोआब। बारी और बिस्त दोआब। बारी किस किस के बीच में है? तो बारी है रावी और व्यास, रावी और व्यास के बीच में, और बिस्त है व्यास और सतलज के बीच में। आगे अपन ने पढ़ा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटते हैं, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, इसके 3 भाग हैं। पहला है ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा मैदान। दूसरा है मध्य गंगा मैदान, और तीसरा है निचला गंगा मैदान। ठीक है, इसमें फिर अपन ने बांटा था, ऊपरी गंगा मैदान के 2 भाग हैं, अवध और रुहेलखंड। अवध और रुहेलखंड। मध्य गंगा मैदान का भी अपन ने 2 भागों में बांटा था, पूर्वी यूपी और बिहार, बिहार का मैदान। और बिहार के मैदान को अपन ने फिर से 3 भागों में बांटा था, मगध, मिथिला और सारण का मैदान। मगध, मिथिला और सारण का मैदान। निचले गंगा मैदान का विस्तार है केवल पश्चिम बंगाल में। ब्रह्मपुत्र का मैदान है असम में, और राजस्थान का जो मैदान है, इसमें अपन थार के रेगिस्तान, इसको शामिल करते हैं, थार के रेगिस्तान को शामिल करते हैं। आगे जब अपन रेगिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे या महान भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार का रेगिस्तान, उसमें आएगा राजस्थान का मैदान। इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। गंगा का मैदान, सबसे ज़्यादा बाढ़ ग्रसित मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में नदियों के पुराने मार्ग जो पानी से भरे हुए रहते हैं, उन्हें बिहार में मोकमा के समीप क्या कहते हैं? जल्ला और टाल कहते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पर्वतीय और मैदानी प्रदेश को, पश्चिम बंगाल में पर्वतीय और मैदानी प्रदेश,
इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे मैदान के बारे में पढ़ा था कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस मैदानी प्रदेश में? ब्रह्मपुत्र के मैदान में असम में स्थित है। और भारत का एकमात्र द्वीपीय जिला भी कौन सा है? मांजुली, जो कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अपना मैदानी भाग कंप्लीट हो गया था। अगला अपना भौतिक विभाग है प्रायद्वीपीय पठार। अगला भौतिक विभाग है अपना तीसरा, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। देखो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश सबसे उत्तर में अपन ने भौतिक विभाग पढ़ा हिमालय पर्वतमाला। सबसे उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वतमाला। इसके बाद में अपन ने पढ़ा उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा भौतिक विभाग पढ़ा अपन ने उत्तर का मैदान। पहला था अपना हिमालय, हिमालय। दूसरा था उत्तर का मैदान। तीसरा है अपना पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा स्थल खंड जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ? पानी से घिरा हुआ, क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और जो स्थल खंड चारों ओर पानी से घिरा हुआ वो क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो अपना जो प्रायद्वीप है भारत का, इसके एक साइड में पश्चिमी भाग में अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर, दक्षिण में है हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी कि ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ये स्थल खंड क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। पठारी प्रदेश, पठार किसे कहते हैं? तीन चीज होती है, एक तो होती है पर्वत, एक होता है पठार और तीसरा होता है मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, क्या अंतर होता है इसमें? बेसिकली मुख्य रूप से वैसे तो इनका निर्धारण ऊंचाई के अकॉर्डिंग किया जाता है, जैसे पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, पठार है, ठीक है। लेकिन एक साधारण सी चीज देखते हैं अपन। पर्वत, जैसे ये अपना धरातल है, धरातल से ऊपर उठे हुए भूभाग जो शिखर नुमा होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर क्या होती है? चोटी होती है, क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। पठार, धरातल से ऊपर उठे हुए भूभाग जो ऊपर से कैसे होते हैं? समतल, यानी कि इनकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है? प्लेन होती है, जबकि इनमें क्या होती है? पीक होती है। मैदान, वे भूभाग जो धरातल के क्या होते हैं? समकक्ष होते हैं, क्या कहलाते हैं? मैदान। तो प्रायद्वीपीय पठार, पठार का मतलब है यानी कि ये धरातल से क्या है? ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ऊपर से कैसा है? प्लेन है। इसका निर्माण कब हुआ? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का तो जब पेंजिया का विखंडन हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो गोंडवाना लैंड के जब अलग अलग पार्ट हुए, उसमें भारत किससे अलग हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ था। फिर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? इस पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस काल में अपना जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसका निर्माण हुआ था। भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश भी कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी
प्रदेश जो 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जो पठारी प्रदेश है, इस पठारी प्रदेश की आकृति देखो, ये किसके समान है? त्रिभुज के समान। यानी कि ये कैसी आकृति में? त्रिभुजाकार आकृति में। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कैसी आकृति में फैला हुआ है? त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। निर्माण इसका किससे हुआ था? तो ज्वालामुखी उद्गार से। निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार का मतलब है अपने धरातल से गैस वगैरह जो बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं अपन? ज्वालामुखी। जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें गर्म जो जैसे जैसे धरातल में जाते हैं तो अपनी जो पृथ्वी भूगर्भ है वो अंदर से कैसा है? गर्म है। वहाँ पर चट्टानें, धातुएं वगैरह सब कैसी अवस्था में पाई जाती हैं? लिक्विड या अर्धद्रवित अवस्था में पाई जाती हैं। तो जब ये ज्वालामुखी उद्गार हुए यानी कि धरातल से जो मैग्मा है वो बाहर आया, तो बाहर आकर जमने से किसका निर्माण हुआ? अपने पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। पठारी प्रदेश में जो मिट्टी है, पठारी प्रदेश की जो मिट्टी है, मिट्टी कैसी पाई जाती है पठारी प्रदेश में? तो मुख्य रूप से कैसी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली के साथ साथ यहाँ पर जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर लेटेराइट मृदा भी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट। जहाँ पर ये जो पठारी प्रदेश में इसमें जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है। आगे देखो, इस पठारी प्रदेश की पश्चिमी सीमा, पश्चिम में इसमें इस पठारी प्रदेश की सीमा पर है, या पश्चिमी सीमा इसकी किससे सीमांकित होती है? तो यहाँ पर है गिर की पहाड़ियाँ। पश्चिम में क्या है? गिर की पहाड़ियाँ। इसके उत्तर पश्चिम में है अरावली पर्वतमाला। उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वतमाला। इसके पश्चिम में है राजमहल की पहाड़ियाँ। पश्चिम में क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ। इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर है शिलोंग, शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार या कार्बी एलोंग का पठार, शिलोंग का पठार या कार्बी एलोंग का पठार। ठीक है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा, यहाँ पर दक्षिण में इसकी दक्षिणी सीमा कार्डोमम, कार्डोमम या इलायची, इलायची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्डोमम। ठीक है, इसकी सीमाएं देखो, इसके पश्चिमी सीमा पर है गिर की पहाड़ियाँ, पूर्वी सीमा पर है राजमहल की पहाड़ियाँ, उत्तर पश्चिमी सीमा पर है अरावली पर्वतमाला, उत्तर पूर्वी सीमा पर है शिलोंग का पठार या कार्बी एलोंग का पठार, और इसकी दक्षिणी सीमा कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियों से क्या होती है? सीमांकित होती है। आगे इसके ढलान की चर्चा करते हैं। जैसे अपन ने नदियों का अध्ययन किया है, तो यहाँ से जैसे मान लो एक तो सोन नदी निकलती है, सोन निकलती है, दामोदर निकलती है, इसके अलावा एक यहाँ से निकलती है चंबल। ठीक है, ये नदियाँ यहाँ से निकलकर मैदानी प्रदेश में आके इस ओर बहती है। यानी कि इसका ढाल किधर है? उत्तरी भाग का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। उत्तरी भाग पठारी प्रदेश के उत्तरी भाग का ढलान किस ओर है? तो उत्तरी भाग का उत्तर व पूर्व की ओर है ढलान। ठीक है, जबकि इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग जैसे गोदावरी है, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, इन नदियों के प्रवाह से स्पष्ट होता है, क्योंकि ये तीनों नदियां पश्चिम से निकलकर किस भाग में गिरती हैं? पूर्व में बंगाल की खाड़ी में। अतः अपन बता सकते हैं कि इसके दक्षिणी भाग का ढलान, दक्षिणी भाग का ढलान किस ओर है? दक्षिणी भाग का ढलान है पश्चिम से पूर्व की ओर। दक्षिणी भाग का ढलान किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो यहाँ पर बहने वाली नदियों के अपवाह से स्पष्ट होता है। उत्तरी भाग का ढलान किस ओर है?
उत्तर और पूर्व की ओर। क्यों? जैसे चंबल, सोन और दामोदर जो नदियां निकलती हैं ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। निकलने के पश्चात ये थोड़ी दूर उत्तर में बहने के बाद किस ओर बहती हैं? पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसके उत्तरी भाग का ढलान किस ओर है? उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। दक्षिणी भाग का ढलान गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के अपवाद से स्पष्ट होता है। कैसे होता है? क्योंकि ये तीनों नदियां पश्चिम से निकलती हैं और पूर्व में जाकर गिरती हैं। अतः इसके दक्षिणी भाग का ढलान किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। दक्षिणी भाग का ढलान किस ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। आगे देखो दोस्तों, इस प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पठारों का पठार। पठारों का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अनेक भाग हैं। अनेक भाग, जैसे मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन या लावा का पठार है, कर्नाटक या आंध्रा का पठार है, इधर शिलोंग का पठार और कार्बी एलोंग का पठार है, दंडकारण्य पठारी प्रदेश है। यानी कि इसके ऊंचाई, नीचाई, मिट्टी, नदी आदि के आधार पर इसके अलग अलग भागों का निर्धारण किया गया है। यानी कि छोटे मोटे इसमें अनेक से पठार हैं। इसलिए भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है इसे क्या कहते हैं? पठारों का पठार भी कहते हैं। यहां तक आगे देखो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? पठारों का पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कई भाग हैं। जैसे मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, दक्कन या लावा का पठार, पांचवा है कर्नाटक या मैसूर का पठार, तेलंगाना या रायलसीमा का पठार, सातवें आंध्रा का पठार, आठवां है दंडकारण्य पठारी प्रदेश, नौवां है छत्तीसगढ़ का पठारिया गृह जात की पहाड़ियाँ। तो इसके अनेक भाग होने के कारण से अपने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को क्या कहते हैं? पठारों का पठार भी कहते हैं। एक एक पठार के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना मालवा का पठार। सबसे पहला कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार देखो, मालवा का पठार मुख्य रूप से कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मालवा का पठार मुख्य रूप से कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इस पठार का कुछ विस्तार कहां पर पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान में किस भाग में पाया जाता है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में पाया जाता है। इस क्षेत्र को राजस्थान में, इस प्रदेश पर हाड़ा चौहानों का शासन था। हाड़ा चौहानों का
शासन था, इसलिए इस प्रदेश को क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। और यहाँ पर जो पठारी प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार अलग से नहीं है। हाड़ौती का पठार किस पठार का भाग है? मालवा पठार का ही भाग है, या मालवा पठार का ही हिस्सा है। मालवा के पठार की प्रमुख नदी है चंबल नदी। मालवा के पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल। चंबल और इसकी सहायक जैसे पार्वती, बेतवा, ठीक है, काली सिंध, मेज, कुराल, बामणी, ठीक है। तो प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल, ठीक है। मालवा का पठार भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन। मालवा का पठार भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन की समस्या से ग्रसित पठार है। इसके अलावा यहाँ पर मालवा के पठार में भोपाल जो है, भोपाल दो नदियों के दोआब में स्थित है, पार्वती और बेतवा। पार्वती और बेतवा। पार्वती और बेतवा नदी के दोआब में कौन सा शहर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? भोपाल। भोपाल कौन कौन सी नदियों के दोआब में स्थित है? पार्वती और बेतवा नदियों के दोआब में स्थित है। मालवा के पठार में मिट्टी कैसी पाई जाती है? तो मालवा के पठार में मिट्टी पाई जाती है काली। कैसी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर सर्वाधिक किसका उत्पादन किया जाता है? कपास का उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन अधिक होता है। काली मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि काली मिट्टी में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अपन देखते हैं सामान्य जीवन में अपने फसलों में सबसे ज़्यादा खाद कौन से डालते हैं? यूरिया। और यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 43%। नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत होती है? 43% होती है। लेकिन इस मिट्टी में पहले से ही किसकी आपूर्ति होती है? नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है, ठीक है। इसलिए ये अच्छी उपजाऊ मृदा होती है। इसके अलावा काली मिट्टी के कण, इसके कण कैसे होते हैं? बारीक, मोटे नहीं होते। बारीक कण होने के कारण इसकी जल धारण करने की क्षमता या जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। यही कारण है कि काली मिट्टी में कम खाद और कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। खाद कम क्यों डालते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। सिंचाई कम क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कण बारीक होने के कारण इसकी जल धारण करने की या जल ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। काली मिट्टी में एक बार पानी देने के बाद में ये कई दिनों तक नहीं सूखती, इसीलिए ये क्या है? उपजाऊ मानी जाती है। तो मालवा के पठार में किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगूर मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी या इसे कहते हैं रेगूर मृदा। रेगूर मृदा। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी या रेगूर मृदा भी कहते हैं। तो ये था दोस्तों अपना मालवा का पठार। कहाँ पर है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से इसे क्या कहते हैं? मालवा का पठार। राजस्थान में ये कहाँ फैला हुआ है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में फैला हुआ है। झालावाड़, इस भूभाग में किसका शासन था? हाड़ा चौहानों का शासन था। अतः इस प्रदेश को क्या कहते हैं? हाड़ौती प्रदेश। और यहाँ पर जो पठारी प्रदेश है इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। यानी कि मालवा के पठार को राजस्थान में क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार कहते हैं। इस पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध, आगे नदियों में डिस्कस करेंगे कि चंबल नदी बीहड़ भूमि अवनालिका अपर्दन, इसके अलावा अपनी उत्खात स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। तो इस पठार का सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन किस नदी के द्वारा किया जाता है? चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसी पठारी प्रदेश में
पार्वती और बेतवा नदियों के दोआब में कौन सा शहर स्थित है? भोपाल शहर स्थित है। इस पठारी प्रदेश में मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली, जिसे कपासी या रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस मिट्टी में कम सिंचाई और कम खाद डालने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इस मिट्टी के कण जो होते हैं बारीक होते हैं, जिनकी जल धारण करने की या ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? सर्वाधिक होती है। शेष पठारों का अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।